Hello everyone. I welcome you all on Unacademy. Let's crack it. आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर चैप्टर का सेकेंड पार्ट. दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे आपके बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें से n नंबर ऑफ MCQs आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. As you all know, my name is Kavita Chaudhary. I have cleared Diploma in Banking and Finance. From last 1 year, I am teaching. This is my Unacademy profile link. If you wanted to know more about me, please do follow this link on Unacademy. Let's put our thinking caps on and let's crack it. आप ऑनलाइन क्विज होता है, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो. ये ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है. वहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है. जैसे कि आप हो 10 CBSE में, तो आपको 10 CBSE सिलेक्ट करना और फिर आप वहाँ से जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. एंड येस, इफ यू विल यूज माई कोड दैट इज KAVITA कविता, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा. आज हम क्या देखेंगे, आज हम एग्रीकल्चर देखेंगे, उसकी पूरी रिवीजन करेंगे. एंड में कितनी चीजें आपको समझ में आई, ये सब हम आपके एंड तक देखेंगे. अब बेटा यहाँ पे आपको जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो बहुत नॉमिनल है, इतना ज़्यादा आपको पे नहीं करना पड़ेगा. ये देखिए 9 to 12 सब्सक्रिप्शन की जो प्राइस है, ये देखिए सिर्फ 15,000 है 12 मंथ की. ओके, देखिए 12 मंथ की ओनली 15,000. इस 15,000 में आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें मिलेगी आपको लाइव क्लासेस, जहाँ पे आप हर सब्जेक्ट डेली पढ़ सकते हो. वीकली क्विजेज होते हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि हाँ भाई हर चैप्टर से कैसे कैसे और क्वेश्चंस निकल सकते हैं. डाउट सॉल्विंग क्लास होती है, जहाँ पे आप अपने एजुकेटर को क्लास में कभी भी आप पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो. प्रैक्टिस क्वेश्चन, ऑब्वियसली अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपके NCERT के अलावा जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी यहाँ पे कवर अप किए जाते हैं. टेस्ट सीरीज हम पढ़ते रहें पर हमें पता ही नहीं चले कि हमें कितने आ रहे हैं, कितनी चीजें आ रही है, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं. तो यहाँ पे अनअकैडमी आपको टेस्ट की सीरीज भी देगा अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो. और जैसे कि आपने देखा जो अमाउंट है बेटा वो बहुत ही नॉमिनल है. और आप अभी अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 9th to 12th ये बच्चे अगर लेते हैं तो आपको क्रिएटिव कॉर्नर फ्री मिलेगा. यू डोंट हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर क्रिएटिव कॉर्नर. अब 9 to 12 आइकॉनिक, इसमें क्या है, देखिए 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है ओनली 28,000. अब इसमें क्या होगा, प्लस वाले तो सारे बेनिफिट्स है ही. इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होगी, लाइव टेस्ट होंगे, क्रिएटिव कॉर्नर होगा. इसके साथ साथ इंडिया बेस्ट एजुकेटर आइकॉनिक में भी मिलेंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विजेस, क्रिएटिव कॉर्नर. तो ये आपका दोनों मिला आपको. बट आइकॉनिक में आपको जो एक्स्ट्रा चीज मिलेगी वो है पर्सनल मेंटर. आपको एक पर्सनल मेंटर, मतलब हर स्टूडेंट के लिए देयर वुड बी अ पर्सन हु विल गाइड देम हाउ टू स्टडी, क्या चीजें कैसे करने, ये सभी चीजें आइकॉनिक में की जाएगी. लाइव डाउट सॉल्विंग ऑब्वियसली अगर आपको कोई भी डाउट है, हम अगर पढ़ रहे हैं तो आप कभी भी अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो आपके हर डाउट किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग n नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप पूछोगे तो डेफिनेटली वो चीज क्लियर होएगी. पेरेंट कनेक्ट, वी विल कनेक्ट विद पेरेंट्स, ताकि पेरेंट्स को पता चले हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, कितनी इनकी ग्रोथ हो रही है, हर बेसिस पे हम उनको इन्फॉर्म करते रहेंगे. एंड स्टडी प्लानर, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग बिकॉज हमें पढ़ना अच्छे से आता है बट हमें पता नहीं है कि उस पढ़ाई को करें कैसे. वॉट शुड हाउ वी शुड शेड्यूल अवर स्टडीज. तो यहाँ पे यू डोंट हैव टू वरी, अनअकैडमी विल डू दिस फॉर यू. अनअकैडमी आपको आपके स्टडी को भी क्या करेगा, प्लान करेगा.
अब क्रिएटिव कॉर्नर, बेटा क्रिएटिव कॉर्नर में क्या होता है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीजें है, दैट इज समवन इज गुड इन पोएट्री, स्टोरी टेलिंग, रोबोटिक्स, ये सारी क्रिएटिव चीजें आपको यहाँ पे जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। क्या करना है, सब सब्सक्रिप्शन लेना है बस, और सब्सक्रिप्शन के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, और ये सभी चीजें आपको फ्री मिलेगी। हमारे अभी ऑनगोइंग बैचेस चल रहे, दैट इज 9th एंड 10th के, जहाँ पे मंडे टू सैटरडे हर सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स कवर अप किए जाते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग दैट प्री बोर्ड से पहले आपका रिवीजन तक हम पूरा कर देंगे। मंडे टू थर्सडे मैथ साइंस सभी सब्जेक्ट्स जो है वो कवर होंगे। मैथ साइंस में तो पूरा आपका जो है प्री बोर्ड से पहले भी हम आपका पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, आपका रिवीजन स्टार्ट हो चुका होगा। ओके, लेट्स क्रैक एनसीईआरटी। हम क्या क्रैक करेंगे, हम क्रैक करेंगे हमारे एग्जाम। तो बेटा अभी आते हैं, बस आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो बस मेरा कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा, दैट इज KAVITA। अगर आपने मेरा कोड इस्तेमाल किया है तो डेफिनेटली आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और इफ आपने मेरा कोड इस्तेमाल किया है तो डेफिनेटली मैं आपको वहां पे मिलूंगी पढ़ाने के लिए। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। अब हमने कल फूड सारे बहुत टाइप के एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, कल्टीवेशन देख लिए थे, क्रॉप के पैटर्न देख लिए थे, कितने कितने क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं वो देख लिए थे, कौन कौन से मेजर क्रॉप्स होते हैं जैसे कि राइस, व्हीट, मिलेट, पल्सेस, ये सब हमने हमारे लास्ट चैप्टर में देखा था। बेटा अब इसमें आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि हर क्वेश्चन मतलब हर जो टॉपिक है उसमें से देखिए कितने सारे आपके डेटा वाइज, फिर स्टेट्स, कंट्री, इन सब के रिलेटेड कितनी ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। तो आप देखिए कि यहाँ पे अगर आपने कोई भी चीज मिस करी तो इट वुड बी सो डिफिकल्ट फॉर यू टू फेस दिस क्वेश्चंस एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हेन दे आर आस्क्ड इन एग्जाम। तो आपको सिर्फ अपना थोड़ा सा टाइम देना है हमें, और बस बाकी की सभी चीजें भूल जाओ, सिर्फ हम पे ट्रस्ट रखो। वी विल क्रैक ऑल योर एग्जाम विथ योर हेल्प। बस आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेना है, कोड इस्तेमाल करना है, और फिर आप देखिए आप हमारे सब साथ जब जुड़ जाओगे तो आपको किसी चीज की टेंशन नहीं होगी, सभी आपकी टेंशन हमारी होगी। तो आज जो हम देखेंगे वो है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ग्रेन्स को छोड़ के कौन कौन से अदर फूड क्रॉप्स हैं। अगर आप बेटा सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ये सभी चीजें और ज्यादा डिटेल में मिलेगी। एवरीथिंग विल बी सो प्रिसाइज कि आपको वरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए बार बार मैं आपको बोल रही हूं, इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि प्लीज सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और फिर देखिए आपका पढ़ने में कितना मन आएगा और कितना आपको खुद को मजा आएगा। ओके, तो आज जो चीज हम पहले देखेंगे वो है शुगर केन। शुगर केन मतलब गन्ना, ऑब्वियसली हम सब ने देखा है, खाया मतलब शुगर केन जूस पिया है। तो ये सबसे बेसिक है, मतलब सबसे पहला अगर फूड क्रॉप जो इम्पोर्टेंट है दैट इज शुगर केन। इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है आपका। अब अगर आपको पूछ लिया कि शुगर केन को हम कब ग्रो कर सकते हैं, या व्हाट इज द फेवरेबल atmosphere or the climate for the growth of sugarcane, तो you should be able to answer that it grows well। अच्छा, कब ग्रो होता है? in hot and humid climate। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ही ये अच्छे से होता है। मतलब अब यहाँ पे देखिए बेटा आपको टेम्परेचर भी दिया हुआ है, दैट इज 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड एन एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो क्लाइमेट चाहिए होगा वो हॉट चाहिए हमें और ह्यूमिड।
दैट इज HH, बिल्कुल नहीं भूलोगे, S की बात करें HH। अब यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है वो रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, और एनुअल रेनफॉल, अब यहाँ पे रेनफॉल की ये डिग्री हो गई कि 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। और अब अगर आपकी रेनफॉल की बात करें तो 75 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा कितने सारे एमसीक्यू आपके एक बकायदा एक ही टॉपिक से निकल गए हैं। 75 डिग्री सेंटीमीटर एंड बोला है, एंड 100 डिग्री, इनके बीच का देखिए आप, कोई भी अगर ऑप्शन में आए तो आप इजीली उसे टिक कर सकते हो। इट कैन बी ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल एंड नीड्स मैनुअल लेबर फॉर सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। अब क्या है कि ये वेराइटी ऑफ सॉइल में ग्रो कर सकते हो, मतलब कोई पर्टिकुलर ऐसी सॉइल नहीं है, किसी भी टाइप की कितनी भी वैरायटी की सॉइल हो आप इजीली उसको इसमें ग्रो कर सकते हो। ओके, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर सॉइल। अब इसका अगर आपको टाइम पूछा, ओके, ये देखिए यहाँ पे मैनुअल लेबर फॉर सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, और यहाँ पे जो लोग है जो आपको चाहिए वो चाहिए, मतलब हम पर्सनली वहां पे मैनुअल लेबर चाहिए जो उन पौधों को या उन प्लांटेशन को उगा सके और काट भी सके। अब यहाँ पे बेस्ट चीज आई है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राजील। ठीक है, तो आप देखिए ब्राजील आया फर्स्ट, इंडिया इज ऑन सेकेंड। ओके, तो आपको इतना ध्यान देना है बस। ब्राजील फर्स्ट पे, BI ब्राजील इंडिया, ब्राजील इंडिया। तो अगर शुगर केन BSI बन गया, BSI। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शुगर केन को बीच में रख दिया इसको, ठीक है, इसके आगे मतलब पहला ही होगा, पीछे मतलब सेकंड होगा। तो पहला आया ब्राजील, सेकंड आया आपका इंडिया। इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, मेन सोर्स मतलब इसके बिहाफ पे ही बहुत सारी चीजें बनती है। मेन चीज जो है इन सब चीजों के लिए वो आपका शुगर केन है, जैसे शुगर हो गया, गुड़, जैगरी, खांड सारी, बेटा ये भी एक टाइप की क्या होती है, शुगर होती है जो अभी तक पूरी प्रॉपरली रिफाइंड नहीं हुई है। और मोलासिस भी आपका एक टाइप का गुड़ होता है, ब्राउन जैसा गुड़ होता है ना, दैट इज नोन एज मोलासिस। The major sugarcane producing states, yes, they can obviously ask this question। कौन से वो मेजर स्टेट्स है जो शुगर केन को प्रोड्यूस करते हैं? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। देखिए कितने सारे, बस एक में से कितने सारे क्वेश्चंस आपके निकल गए। तो सपोज अगर आप एक चीज को, ऐसा नहीं अगर आपने डिटेल में नहीं लिखा होगा, बट अगर आप पूरा वीडियो देख लोगे तो बेटा आपकी सभी चीजें क्लियर हो जाएगी, ये मैं डेफिनेटली आपको बोलती हूँ। You don't have to rely on any other person except me when you are talking about social science। और आप मुझसे रोज जुड़ सकते हो only through Unacademy obviously। ओके, अब यहाँ से वन लाइनर कौन कौन से निकले कि सबसे पहले टेम्परेचर कितना चाहिए, तो टेम्परेचर हमें चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद रेनफॉल कितना हो सकता है, 75 सेंटीमीटर एंड 100। मैं ये चीज भूल गई, इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स विथ लो रेनफॉल। जिस जगह पे, जिस रीजन्स पे रेनफॉल की मात्रा इतनी नहीं होती है वो वहां पे इरिगेशन की हेल्प से एग्रीकल्चर करते हैं शुगर केन का। अब यहाँ पे हमें एक और चीज पता चली, एक सेकेंड, यस, फर्स्ट कौन है प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, दैट इज ब्राजील। ओके, ब्राजील है, नॉट एबल टू राइट, ओके, ब्राजील आया फर्स्ट और सेकेंड पे आया आपका इंडिया ऑब्वियसली। फिर कौन कौन से स्टेट्स में आता है, देखिए 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चंस बने, और एक और क्वेश्चन ये बना कि अगर आपको ऑप्शन में दे दिए और आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट विच यू नो ग्रो
शुगर केन, तो कौन कौन से हैं देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। आई होप सबको अच्छे से पता चला होगा। नाउ ऑयल सीड्स, मतलब वो कौन से सीड्स होते हैं जिससे हम क्या निकालते हैं, तेल निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं। In 2008, India was the second largest producer of groundnut in the world after China. अगर हम 2008 की बात करें तो जो इंडिया था, ओके, इंडिया कौन से, मोस्टली आप देखोगे तो सेकंड नंबर पे है, तो आपको याद करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ पे फर्स्ट रहता है उसका आप अलग से चार्ट बना सकते हो, या मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अब इसमें आप देखिए कि 2008 में इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो था वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था किसका, ग्राउंडनट का। और आफ्टर चाइना, मतलब यहाँ पे भी चाइना पहले है और फिर आया इंडिया। इन रेप सीड प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। रेप सीड एक टाइप के सीड्स होते हैं जो कौन से, येलो कलर के होते हैं, और उस पे ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, येलो कलर के ही फ्लावर्स उगते हैं। ओके, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट आया। इंडिया रेप सीड्स में इंडिया का रैंकिंग क्या है, थर्ड है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस करता है रेप सीड्स इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2008। ओके, different oil seeds are getting covered approximately 12% of the total cropped area of the country। अगर आप पूरा cropped area अगर आप देखोगे तो 12% इज अ बिग अमाउंट। तो उतना पार्ट जो है वो आपका कंट्री का अगर किसी ने कवर करके रखा है तो वो सिर्फ है आपका रेप सीड्स। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया, ज्यादातर जो ऑयल्स आप इंडिया में देखोगे दैट इज ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल जिसे हम बोलते हैं, मस्टर्ड, सीसम ऑयल, सरसम वाला, ये वो येलो येलो कलर के होते हैं ना, सरसों का तेल जिसे बोलते हैं वो, कोकोनट, नारियल तेल, ऑब्वियसली सीसम ये होते तिल का, वो राई थी, ये तिल है, मस्टर्ड है और ये सीसम है, सोयाबीन हो गया। इन सब के ऑयल आपको यूजुअली देखने को मिलेगा। कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लीन सीड्स एंड दी सनफ्लावर। लीन सीड भी आपके क्या होते हैं, एक कुछ येलो कलर के, येलोइश कलर के होते हैं जिससे भी क्या निकलता है, तेल निकलता है। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल, ऑब्वियसली हमें पता है ज्यादातर जो ये सारे ऑयल है दीज आर एडिबल, इन्हें कुकिंग में यूज किया जाता है। However, some of these are also used as raw material in production of soap, cosmetics and ointments। अब बहुत सारे ऐसे भी है जिसको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, इट मीन्स दे आर नॉट एडिबल, बट येस दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सोप पे इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक्स में, ऑइंटमेंट्स में, मतलब जो दवाइयां वगैरह होती है, जो क्रीम हम लगाते हैं उनमें आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप। ग्राउंडनट क्या है, ग्राउंडनट एक खरीफ क्रॉप है एंड अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। अगर आप देखो तो बहुत सारा जो मेजर पार्ट से अगर थोड़ा सा ज्यादा देखो तो इंडिया में क्या पाया जाता है, आपको सीड्स, ऑयल सीड्स पाए जाते हैं। गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फ्रॉम फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। अगर आप देखो तो गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था आपका किसके, अरुणाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु के साथ, कब, 2012 में। लीन सीड्स एंड मस्टर्ड सीड्स आर राबी क्रॉप्स। राबी मतलब विंटर वाले जो क्रॉप्स होते हैं, तो लीन सीड्स एंड मस्टर्ड सीड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, राबी क्रॉप्स होते हैं। सीसम इज अ खरीफ क्रॉप। सीसम क्या है, ये एक खरीफ क्रॉप है। इन नॉर्थ एंड राबी क्रॉप इन साउथ। खरीफ क्रॉप नॉर्थ में है और राबी क्रॉप है आपका साउथ में, गर्मियों वाला जो होता है खरीफ। ओके, कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज रैबी एंड खरीफ क्रॉप। अगर आप कैस्टर सीड की बात करो, कैस्ट्रॉल आता है ना, तो उसकी जो अगर आप सीड्स की बात करो तो वो क्या, दोनों जो उगाए जाते हैं वो राबी सीजन में भी और खरीफ सीजन में भी आपके उगाए जाते हैं। आई होप अब आपको अच्छे से पता चला होगा। ओके,
अभी हमने देखा ठंडी का जो सीजन हुआ, खरीफ जो अगर आप देखोगे ठंडी के बाद आपको गर्मी के बाद, सॉरी गर्मी के बाद आपका आता है मानसून, तो तब ये सारे क्रॉप्स है वो उगाए जाते हैं। ज़ैद क्रॉप हमें पता है इन दोनों के बीच का एक जो सीजन होता है दैट इज नोन एज ज़ैद सीजन। अब आया टी। टी तो मस्ट मस्ट आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक पीस ऑफ लैंड होता है जहां पे सेम टाइप की कल्टीवेशन की जाती है, और ये क्या होती है कमर्शियल, मतलब पैसों को ध्यान में रख के इसे ज्यादा किया जाता है। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज बिवरेज क्रॉप, हमें पता है ये एज अ बिवरेज एज अ ड्रिंक हम इसे यूज करते हैं टी। अब देखिए क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय ब्रिटिश। अगर ये इंडिया में अगर किसी ने कोई लेके आया तो वो थे ब्रिटिश। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडियंस। पर आप अभी की अगर बात करो तो ज्यादातर जो टी प्लांटेशन है उसके मालिक कौन है? उसके मालिक है वी इंडियंस। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंडोड विथ डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। यहाँ पे आपको अच्छी खासी डीप वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होगा अगर आप टी प्लांट्स को ग्रो करना चाहते हो तो। और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के क्लाइमेट्स के बीच में ही ये ग्रो होता है। रिच इन ह्यूमस, और इनकी सॉइल कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। टी bushes require warm and moisture frost free climate although थ्रू द ईयर। अब इसमें बोल रहे हैं कि पूरे साल की अगर आप बात करो तो इसका जो क्लाइमेट है वो थोड़ा वार्म होना चाहिए, थोड़ा मॉइस्ट होना चाहिए, क्लाइमेट फ्री क्लाइमेट थ्रू द ईयर। ऐसा क्लाइमेट अगर होगा तो ही जो टी है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी। फ्रीक्वेंटली शावर्स इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। अब बेटा टेंडर लीव्स क्या होते हैं? टेंडर लीव्स वो लीव्स होते हैं जिसकी स्टेम क्या होती है? सॉफ्ट होती है, इजिली आप उसे तोड़ सकते हो, जैसे कि स्पिनच हो गई, मेथी, ये सारी जो होते हैं ना लीव्स, ठीक है, उसे आप क्या कर सकते हो? इजिली तोड़ सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट ओवर द ईयर एंश्योर द ग्रोथ ऑफ टेंडर। इसके साथ साथ बहुत सारे टेंडर लीव्स का भी क्या हो रहा है? प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, मतलब यहाँ पे जो लेबर है उनकी मात्रा बहुत ज्यादा में चाहिए होती है। इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। यहाँ पे आपको चीप और स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर द फ्रेशनेस। इसे कहा टी गार्डन में ही यूजुअली क्या किया जाता है? तो उगाया जाता है ताकि वो जो फ्रेशनेस है टी की वो वहां पे बनी रहे। मेजर टी, ऑब्वियसली टी अगर बात करेंगे और हम आसाम को याद ना करें, इम्पॉसिबल। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। ये सभी वो स्टेट्स है जहां पे आप देख सकते हो टी की प्लांटेशन कितनी मात्रा में होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। इनके अलावा ये मेन तो मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स यही थे, बट इनके अलावा अपार्ट फ्रॉम मेजर प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स थे, दीज आर ऑल्सो सम स्टेट्स विच ऑल्सो प्रोड्यूस टी, वो भी टी को प्रोड्यूस करते हैं। इन 2008 इंडिया वॉज द थर्ड लार्जेस्ट। अब देखिए हर किसी में बेटा आपको यहाँ पे रैंकिंग पता चली है। टी में 2008 में इंडिया का थर्ड रैंकिंग आता था। किसको? टी बनाने को। पहले कौन था? चाइना और टर्की। आफ्टर पहले चाइना, फिर टर्की और फिर आया आपका इंडिया। तो कितने क्वेश्चंस बने आपके यहाँ से ऑब्वियसली कौन कौन से वो मेजर स्टेट्स है वो आपके बन गए, और क्या पर्टिकुलर क्लाइमेट है, कैसी सॉइल चाहिए वो आपके यहाँ पे बन गए। कौन सा लार्जेस्ट में आता है, मतलब टी की रैंकिंग क्या है? व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्शन ऑफ टी, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ आवर कंट्री, दैट इज इंडिया। व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ टी, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज थर्ड। एंड व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ अदर कंट्री की टी का या बोलो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टी का कौन है? तो वो चाइना है। सेकेंड लार्जेस्ट है तो टर्की है, और थर्ड पे आता है इंडिया। ये देखिए टी कल्टीवेशन।
पूरा देखिए कितना अच्छा है, ग्रीनरी ग्रीनरी। हार्वेस्टिंग मतलब वो क्या कर रहे हैं, इसे निकाल रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं। ओके यस बेटा, जरूर सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, सभी चीजें आपको मैं वहां डिटेल में कराऊंगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ मेरा कोड इस्तेमाल करेगा। अगर आपने मेरा कोड इस्तेमाल किया है तो डेफिनेटली मैं आपके साथ जुड़ूंगी, इस बात में कोई शक नहीं है। और आप मेरा जो कोड है जो आपको इस्तेमाल करना है, दैट इज KAVITA, कविता। अब आया कॉफी। सबसे पहले हमने देखा शुगर केन, फिर हमने देखा टी, देन वी विल टॉक अबाउट कॉफी। In 2008, India produced 3.2% of the world coffee production. देखिए, just give me a second. अब 2008 में इंडिया जो था वो 3.2% वर्ल्ड में कॉफी प्रोड्यूस अगर कोई करता था तो वो इंडिया था। इंडियन कॉफी इज नोन एज वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। इंडिया की जो कॉफी है वो पूरे दुनिया में फेमस है उसकी गुड क्वालिटी के लिए, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी की कॉफी इंडिया प्रोड्यूस करता है। दी Arabica variety initially brought from Yemen is produced in the country. This variety is in great demand all over the world. Okay, ये variety की जो आपकी कॉफी है वो पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है। Initially, its cultivation was introduced on Baba Budan Hills, and even today it is cultivated in confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and तमिलनाडु। अगर अभी भी आप देखो तो यमन जो अराबिका जो वैरायटी की जो कॉफीज होती थी जो यमन से लेके आए थे हमारी कंट्री में, अब इसके बहुत सारे इंडिया में भी ये प्रोडक्शन होता है। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था इनिशियली, इसने किसने कल्टीवेट किया था, दैट इज कहाँ पे हुआ था, बाबा बुडान हिल्स। एंड इवन टुडे इज इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। अभी तक भी आपको ये कॉफीज जो है वो देखने को मिलेगी। एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड बेटा। ये वाला जो आपका पार्ट है बेटा, देखिए ये मैं यहाँ पे टिक करती हूँ, ये है आपका हॉर्टिकल्चर का। ये गलती से मैंने यहाँ पे रख दिया है। ओके, ये हॉर्टिकल्चर का पार्ट है, वो मैं आपको बताती हूँ। कॉफी का हमने देखा इतना ही पार्ट था, ये आपका हॉर्टिकल्चर का। नाउ हॉर्टिकल्चर आपका नेक्स्ट जो क्रॉप है दैट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब ग्रो होते हैं। अब देखिए इन इंडिया 2008 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। आफ्टर चाइना मतलब इंडिया का सेकेंड नंबर है व्हेन वी टॉक अबाउट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ, अब आपके पास, अब एक सेकेंड, अब ये आएगा, इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। कौन कौन से, मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फेमस है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, जब ऑरेंजेस की बात करें
तो ऑब्वियसली वी विल टॉक अबाउट नागपुर एंड चिरनपूंजी मेघालय, बनानास ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। अब आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कौन सा फ्रूट कहाँ पे फेमस है और क्या उसके कौन से स्टेट का है, तो वो आपको बेटा इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एज सच पता होना चाहिए कि कौन से फ्रूट्स कहाँ पाए जाते हैं। लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, पाइनएप्पल ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, apples, pears, apricots, walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal are the great demand over the world। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका बट एंटायर वर्ल्ड की अगर आप बात करो तो ये सारी चीजें हैं जो पूरे वर्ल्ड में इंडिया के नाम से फेमस है। अब देखिए इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल। अगर आप देखो तो इंडिया जो है 13%, कितना ज्यादा परसेंट आप देखिए 13% जो वर्ल्ड की टोटल अगर वेजिटेबल्स कहीं ग्रो होती है तो वो है आपकी इंडिया। इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। ये तो यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट है, जान है। मटर हो गए, आलू हो गए, कोई भी चीज ना मिले उसमें मटर डाल दो, आलू डाल दो, तो ये क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स है इंडिया में, कि अगर कोई प्रोडक्शन की अगर आप बात करो तो ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके, नॉन फूड क्रॉप्स मतलब ये वो फूड होते हैं जो आप खा नहीं सकते ऑब्वियसली, बट ये काम के तो बहुत होते हैं। रबर हम खा सकते हैं ऑब्वियसली नॉट। It is an equatorial crop, but under special condition it is also grown in tropical and subtropical areas। Obviously ये कौन से जगह मतलब कौन से ट्रॉप है, इक्वेटोरियल ट्रॉप है, बट ये आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी ग्रो करने को मिल सकता है। इट रिक्वायर्स, अब इसको कैसा मॉइस्चर चाहिए, कैसी इसकी क्लाइमेट होना चाहिए, इट रिक्वायर मॉइस्ट मतलब थोड़ा मॉइस्ट होना चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए विद रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर आपका होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपका यहाँ पे जो रेनफॉल की बात करेंगे वो 200 सेंटीमीटर, और आपका अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो 2 से 2 याद रखेगा 25 डिग्री सेल्सियस। रबर इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। हमें पता है इंडस्ट्रीज में कितनी ऐसी चीजें हैं बेटा जो रबर से बनती है, तो रबर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। इट इज मेनली ग्रोन इन केरला। कहाँ पे आपको रबर ज्यादा देखने को मिलेगा जिसकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है, दैट इज केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार, गारो हिल्स ऑफ मेघालय। ये सारी वो प्लेसेस है, स्टेट्स है जहां पे आपको रबड़ की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, या बोलो दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ रबर। इन 2010 to 11 10 to 11 है, इंडिया रैंक्ड 4th अमॉन्ग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स। मैं इसके एमसीक्यूज में सारी चीजें आपका अच्छे से लेने वाली हूं, किसी को कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं होगी। इंडिया रैंक्स 4th, इंडिया का कौन सा रैंक आता है, 4th रैंक आता है वर्ल्ड नेचुरल रबर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया का 4th रैंक है। अब आपको कितने सारे क्वेश्चंस आपको यहां से भी मिल गए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, अब मेरा पेन चल रहा है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले पता चला कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, रेनफॉल क्या होना चाहिए। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रबर तो इट शुड बी, रेनफॉल शुड बी मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड द टेम्परेचर शुड बी अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। और रबर के जो मेन प्रोड्यूसर्स है वो कौन है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गोरिल्ला हिल्स ऑफ गारो हिल्स ऑफ मेघालय। और 2010 और 11 की अगर बात करें इंडिया का 4th रैंक आता था इन नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स। अब देखिए यहाँ पे आपको एक छोटी सी लिस्ट द आइटम्स विच आर मेड विथ रबर, ये आपको एक्टिविटी करनी है। ये देखिए कितने परसेंट साइकिल टायर्स एंड ट्यूब्स है वो 9.2% उसमें ही यूज किया जाता है। 4.6% आया आपका कैमल बैक, 6.6% आया फुटवेयर्स में जो रबर
यूज करते हैं वो बेल्ट एंड हॉर्सेस, उसमें भी ऑब्वियसली हम रबड़ यूज करते हैं। लेटेक्स फॉर्म में, डिप्ड गुड्स में, अदर्स में भी 4.62% जो है वो आपका ऑब्वियसली टायर्स में और ट्यूब्स में इस्तेमाल होता है। अब आए फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स क्या होते हैं? कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल स्किन, नेचुरल सिल्क, सॉरी स्किन नहीं, स्किल तो आपकी नेचुरली होती है। एक सेकेंड, ओके। तो नेचुरल सिल्क आर सम 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। ये कुछ वो मेजर क्रॉप्स है जो इंडिया में उगाए जाते हैं। द फर्स्ट 3 आर डिराइव फ्रॉम क्रॉप्स ग्रोन इन सॉइल। जो पहले 3 आप देखोगे ये आपको मिलेंगे जब आप सॉइल में उगाओगे। एंड द लेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म। और बाकी के जो है सिल्क हुआ, नेचुरल सिल्क, ये जो है हेम्प, ये आपको किससे मिलेगा? कोकून्स से मिलेगा। जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं उनके कोकून से। फीड कहाँ मिलेगा? फेड ऑन ग्रीन लीव, स्पेशली मलबरी। स्पेशली कहाँ पे, कौन से लीव्स में आपको मिलेंगे? मलबरी के लीव्स पे मिलेंगे। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर। अगर आपको पूछा व्हाट इज सेरिकल्चर तो आपको पता होना चाहिए दैट रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, जब हम सिल्क वॉर्म्स के ऊपर जब काम करते हैं क्या निकालने के लिए? सिल्क फाइबर को निकालने के लिए, तो इसे बोला जाता है सेरिकल्चर। ओके। कॉटन, बेटा आई नो वर्ड टू वर्ड है, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, बट इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स वापस आपके जो मोस्ट डिमांडेड चैप्टर्स थे वो मैंने वर्ड टू वर्ड ले लिए हैं। अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ नेक्स्ट से। ओके। एंड यस बेटा, डू टेक सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी एंड प्लीज यूज माई कोड दैट इज KAVITA कविता। ओके। आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और डेफिनेटली अगर आपने मेरे कोर्स से सब्सक्रिप्शन लिया है तो मैं आपको वहां पे जरूर पढ़ाऊंगी। तो आपको मुझसे पढ़ने के लिए सिर्फ एक चीज करनी है, दैट इज यू हैव टू टेक सब्सक्रिप्शन फॉर अनअकैडमी। ओके। कैसे लोगे? जैसे कि मैंने बताया, अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करिए, कैटेगरी आएगी, वहां पे आप अपना क्लास सिलेक्ट करिए और फिर आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। नेक्स्ट आया आपका कॉटन। ऑब्वियसली जब फाइबर की बात करें तो कॉटन तो मस्ट है। इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो कॉटन इंडिया का एक ओरिजिनल घर अगर कोई है तो वो इंडिया है कॉटन प्लांट के लिए। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जब इंडस्ट्री के आगे ही कॉटन लग गया है तो ऑब्वियसली कॉटन वहां का मेन रॉ मटेरियल होगा। इन 2008 इंडिया वॉज द, ये यहाँ पे भी चाइना आ गया, इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। पहले जो सबसे ज्यादा किसी का प्रोडक्शन था कॉटन का तो वो चाइना था और सेकेंड नंबर पे आता था इंडिया। अब कॉटन कहाँ ग्रो होता है? कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, आपको जो सूखे पार्ट्स होते हैं वहां पे आपको मिलेगा जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है ऑफ द डिकेन प्लेट्यू। जैसे कि हमने पता था ब्लैक सॉइल इज वेरी 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 गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। जब हमें कॉटन को ग्रो करना है तो ब्लैक सॉइल उसके लिए वरदान जैसी है। इट रिक्वायर हायर टेम्परेचर। अब जब कॉटन की बात करोगे तो उससे कैसा टेम्परेचर चाहिए? इट रिक्वायर हायर टेम्परेचर चाहिए। लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, रेनफॉल इतनी नहीं चाहिए, मतलब बहुत कम, इसलिए तो ड्रायर एरिया बोला है, ड्रायर पार्ट्स में ही होता है जहां पे रेनफॉल बहुत कम होती है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। ओके, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए। फिर यहाँ पे जो सनलाइट है वो ब्राइट और अच्छी होनी चाहिए जो डायरेक्टली उनको अफेक्ट करे। इट इज अ खारिफ क्रॉप एंड रिक्वायर 6 to 8 मंथ टू मेच्योर। ये खारिफ क्रॉप है और इसे 6 to 8 मंथ लगते हैं मेच्योर होने में, मतलब पूरा बनने में। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, यार ये तो सब में ही आ रहे स्टेट्स मैडम, इसको कैसे हम याद करें? तो आपको सिर्फ देखना है मैडम का वीडियो और सुनना है, समझना है।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, मैं एक पूरा ऐसा छोटा सा चार्ट बनाऊंगी आप लोगों के लिए, कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पाई जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की बात करो स्टेट्स की, तो वो सबसे ज्यादा इस चैप्टर में बहुत इन्वॉल्व है। आई डू अंडरस्टैंड बेटा, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू सभी स्टेट्स को याद रखना, तो मैं डेफिनेटली कोई इजीएस्ट वे निकालूंगी इन सब चीजों को अच्छे से करने के लिए। बस बेटा आप भी मेरे लिए सिर्फ सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी, ये सारे वो पर्टिकुलर कुछ मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है जिनके यहाँ पे भारी मात्रा में अगर आप देखा जाए तो कॉटन की प्रोडक्शन होती है। जूट, इट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। अगर पूछे डैश इज नोन एज द गोल्डन फाइबर, तो ऑब्वियसली वो क्या है, जूट। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। जूट आपको कहाँ ग्रो करने को मिलेगा, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स में, फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर। हर साल क्या होती है, जो सॉइल है वो नई नई आती रहती है, वहां पे आप इजीली जूट को ग्रो कर सकते हो। और टेम्परेचर कैसा चाहिए, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। जब ग्रोथ होगी जूट की तो सबसे पहले हाई टेम्परेचर चाहिए। कौन कौन से, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। सबसे मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से, मैडम यहाँ पे भी स्टेट्स आ गए, यस बेटा यहाँ पे भी आ गए, हम वापस देखेंगे, यू डोंट हैव टू वरी। इट इज यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, हमें पता है गनी बैग्स बनाने में, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट, अदर आर्टिफैक्ट्स पे ये जूट का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एंड पैकिंग मटेरियल पर्टिकुलरली दी नायलॉन। इसके प्राइसेस बेटा इतने ज्यादा हाई होते हैं तो क्या कर धीरे धीरे इसका मार्केट कम हो रहा है। अब इसको सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, पैकिंग मटीरियल जो होते हैं उन सब ने इसकी जगह ले ली है, बिकॉज हर कोई इतने महंगी चीजें या बोलो इतना महंगा फाइबर अफोर्ड नहीं कर सकता है। ओके, आई होप आपको अच्छे से पता चला होगा जो भी हमने अभी देखा। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिले। It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. Obviously ये तो हम सब ने ही देखा है कि इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो हम बहुत पुराने से है, आदि मानव के टाइम से भी लोग एग्रीकल्चर करते थे, चीजें उगाते थे, देन दे हैव टू ईट इट। सस्टेन्ड यूज ऑफ लैंड विदाउट compatible techno institution changes have hindered the pace of agriculture development। ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही है इन सब की वजह से जो एग्रीकल्चर में वो थोड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर, most of the farmers in large part of the country still depend upon monsoon and natural fertility in depend to carry on their agriculture। बेटा इतना ज्यादा प्रोडक्शन होने के बाद भी, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली रिफॉर्म्स हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, बट इंडिया के हर पार्ट में ये डेवलपमेंट नहीं पहुंच सका है। आज भी बहुत पार्ट्स में कंट्री के बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो मॉनसून पे जो बारिश पे वेट करते हैं कि कब बारिश आए और कब हम हमारा एग्रीकल्चर का काम शुरू करें। तो और वो वेट करते हैं नेचुरल फर्टिलिटी के लिए, मतलब दे हैव टू टोटली डिपेंड ऑन दी एनवायरमेंट। अगर वो प्रोडक्शन की एग्रीकल्चर की बात करे तो फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोजेज अ सीरियस चैलेंज। ऑब्वियसली अगर लैंड ही खत्म हो जाएगा, अगर हम ह्यूमन बींग्स अगर हम ज्यादा से ज्यादा अगर हम सिर्फ लैंड को इस्तेमाल लोगों के घर बनाने के लिए करेंगे तो एग्रीकल्चर फिर हम कहाँ करेंगे। तो ये जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है ये बहुत बड़ा एक सीरियस चैलेंज, एक सीरियस इशू है जो इंडिया में लोगों को देखना पड़ रहा है। ऑब्वियसली लैंड कम है, लोग ज्यादा है। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर 60% से ज्यादा लोगों को उनका खाना देता है। लाइवलीहुड मतलब जीने के लिए जितनी चीजों की जरूरत है वो होनी चाहिए।
needs some serious technical and institutional reforms. इसके साथ साथ हमें कुछ serious technical चीजों पे ध्यान देना है. Thus collectivism of consolidation of holdings corporation and abolition of zamindari etc were given opportunity to bring about institutional reforms in country after independence. ये सारी चीजों का पहले सब चीजें जमींदार होते थे, लैंड रेंट पे लेते थे, जमींदारी सिस्टम, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो क्या करनी पड़ी, उठानी, ये सारी चीजें निकालनी पड़ी. और बहुत सारे जो लीडर्स है, बहुत सारे जो लोग हैं, उन्होंने इन सब चीजों को हटाने में बहुत काम किया. लैंड रिफॉर्म वॉज द मेन फोकस ऑफ अवर फर्स्ट 5-year प्लान. लैंड रिफॉर्म जो था वो सबसे पहला मेन फोकस था फर्स्ट 5-year प्लान में. The right of inheritance has already lead to fragmentation and land holding necessity consolidations of holding. अब the laws of land reforms were enacted but the laws of implementation was lacking और ल्यूकवार्म. मतलब बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए गए लैंड के लिए, फॉर्म्स के लिए, लैंड फॉर्म्स के लिए, बट हर जो लॉ था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon the introducing agriculture reforms to improve Indian agriculture in 1960. मतलब गवर्नमेंट ने इतनी बातें, इतना हल्ला गुल्ला किया, इतनी सारी चीजें जो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म की थी ताकि एग्रीकल्चर में इंडियन के एग्रीकल्चर में क्या आ जाए, इंप्रूवमेंट आ जाए. और ये कब की बात है, सोचिए बेटा, 1960s and 70s की बात है. द ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड व्हाइट रेवोल्यूशन दैट इज Operation Flood were some of the strategies initiated to improve the loss of Indian agriculture. Irrigation facilities, green revolutions लेके आए, white revolution लेके आए, जिसमें इन्होंने बहुत सारी ऐसी strategies को सोचा ताकि वो इनिशिएट करे, इम्प्रूव करे किसको, लॉट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. जो इतना सारा नुकसान हो रहा है एग्रीकल्चर को, वो कैसे ना कैसे करके उसे ठीक करे. ये गवर्नमेंट ने इस चीज पे बहुत हल्ला गुल्ला, बहुत सारी चीजें करी थी. बट दिस लीड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सिलेक्टेड एरिया. ऑब्वियसली ये चीजें हुई, डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ, बट कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स में. आप देखो तो कुछ कुछ पार्ट्स में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, सब कुछ आपको देखने को मिला. Therefore, in 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated. 1980s and 1990s में comprehensive land development program initiate किया गया था, मतलब लेके आए थे, which include both institutional and technical reforms. जो क्या, जिसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म सभी चीजें उसके अंदर लेके आए गए थे. प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, अगर ये चीजें हो जाए तो हाउ वी विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स. ये देखिए, बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू फार्मर्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट वेयर सम इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ ऐसे चीजें लेके आए कि हाँ भाई अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुई है तो हाउ वी विल डील विथ इट. इनफैक्ट उन्होंने बैंक्स के साथ भी बात की, गवर्नमेंट बैंक जो थे, ग्रामीण कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सब ने, बेटा एक पर्सन ने ये सब मिलके काम किया. और बैंक्स को भी ऐसा बोला गया कि अगर आप लोन दो फार्मर्स को तो प्लीज गिव at a small rate, low rate of interest, ताकि एटलीस्ट वो जितना मिनिमम है उतना एटलीस्ट वो प्रोडक्शन कर सके. ओके. किसान क्रेडिट कार्ड KCC सबने ही सुना होगा, ऐसा कोई मेरा बच्चा नहीं होगा जिसने ये सुना नहीं होगा. पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम दैट इज PAIS are some other schemes introduced by the government of India for the benefit of farmers. ये सारी कुछ क्रेडिट कार्ड्स हो गई, ये कुछ ऐसी इंश्योरेंस स्कीम्स हो गई जो गवर्नमेंट ने अपने फार्मर्स के लिए क्या किया था, डेवलप किया था. Moreover, special weather bulletins and agriculture programs for farmers were introduced on the radio and television. मतलब
बुलेटिन्स, नोट्स वगैरह स्पेशल वेदर के रिलेटेड कि हाँ भाई ये वेदर इस टाइम पे आपको मिल सकता है, उसकी प्रोग्राम्स किए वहां पे जो फार्मर्स है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उस चीज से क्या हो जाए, अवेयर हो जाए और उन्हें पता चले कि हाँ भाई अगर ऐसा मौसम होगा तो हमें क्या प्रोड्यूस करना है, क्या नहीं करना। और ये जो सारी बातें थी ये पर्सनली सेमिनार्स बोल रही हूँ, लोगों को भी इकट्ठा करके बताया जाता था। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट या वो लोग कॉमन माध्यम था दैट वाज रेडियो एंड टेलीविजन। इसके थ्रू वो लोग क्या, एक पर्टिकुलर किसान का एक चैनल होता था जिसमें सब कुछ था वो फार्मर के रिलेटेड ही बताया जाता था। The government also announces minimum support price, remunerative and procurement prices for important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen। मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी चीजों में उनको सपोर्ट किया कि जो मिडिल मैन होते हैं, जो बीच के खाने वाले लोग होते हैं, वो किसी भी तरीके से किसी भी फार्मर को या किसी भी XYZ पर्सन को हुआ रिलेटेड विद दिस प्रोडक्शन एंड हुआ रिलेटेड विद फार्मिंग एग्रीकल्चर, उनको एक्सप्लॉइट मतलब उनको किसी भी तरीके से धोखा ना दे सके। आई होप आपको पता चला होगा अच्छे से। KCC का फुल फॉर्म किसान क्रेडिट कार्ड, PAS का फुल फॉर्म दैट इज पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। तो ऐसी सारी चीजें थी, स्कीम्स थी जो गवर्नमेंट अपने फार्मर्स के लिए, दैट वाज हमारे इंडियंस के जो फार्मर्स थे उनके लिए लेके आया था। और बेटा आप अगर अभी भी देखो तो गवर्नमेंट बहुत काम करती है अपने फार्मर्स को आगे ले जाने में। अब एक छोटी सी है, लेट्स सी, भूदान दैट इज ग्राम दान। महात्मा गांधी, भूदान मतलब जब आप गांव, एक सेकेंड, एक बंदे ने किया पूरा करो पहले आप महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज ए स्पिरिचुअल है। He also participated in सत्याग्रह as one of the foremost सत्याग्रहिस्ट। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल हेड माना गया था, जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था सत्याग्रह में। जो बहुत सारे सत्याग्रही थे उसमें से he was also one of them, सबसे इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो। He was one of the votaries of Gandhi's concept of ग्राम स्वराज्य। After Gandhiji's martyrdom, Vinoba Bhave undertook पदयात्रा to spread Gandhiji's message covered almost the entire country। गांधी जी के मरने के बाद विनोबा भावे ने मतलब पूरा एक पद यात्रा करी कि जो उनके मैसेजेस थे वो पूरी कंट्री में फैला सके। Once when he was delivering a lecture at, एक सेकेंड, when he was delivering a lecture at Pochampally in Andhra Pradesh, some poor landless villages demanded some land for their economic well-being। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विनोबा भावे को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप हमें कुछ पार्ट ऑफ लैंड दे दो ताकि हम क्या कर सके, अपनी इकोनॉमिक मतलब जो हमारा एटलीस्ट खाने का खर्चा है वो हम उठा सके। विनोबा भावे कुड नॉट प्रॉमिस इट टू them immediately but assured them to talk to the government of India regarding the provision of the land for them if they undertake cooperative farming। अब उन्होंने ऐसा बोला कि मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर सकती हूँ बट डेफिनेटली मैं गवर्नमेंट से इस रिगार्डिंग बात करूंगा। Suddenly, Sri Ramchandra Reddy stood up and offered 80 acres of land to distribute among 80 landless विलेजर्स। अब यहाँ पे सडनली जो रामचंद्र रेड्डी थे वो खड़े हुए और उन्होंने बोला कि मेरा जो 80 एकड़ का लैंड है वो मैं इन 80 लैंडलेस विलेजर्स वाले जो लोग है विलेजर्स में मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं। दिस एक्ट वॉज नोन एज भूदान। ओके, इस एक्ट को बोला गया था भूदान। Later he traveled and introduced his ideas widely all over India। धीरे धीरे वो बहुत सारे कंट्री मतलब इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में गए और उन्होंने अपना ये आइडिया लोगों को बताया
और ये चीजें उनसे इंट्रोड्यूस कराई कि हाँ हमें ये करना चाहिए। सम जमींदार ओनर्स ऑफ मेनी विलेजेस ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेज अमॉन्ग दी लैंडलेस। तो उन्होंने ये बोला, जो बहुत जमींदार थे, ओनर्स थे, उन्होंने बोला ठीक है हम भी अपने लैंड का कुछ पार्ट हमारे विलेजेस में जो लोग हैं उन्हें उन्हें दान कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इट वॉज नोन एज ग्राम दान, पूरे गांव में उन्होंने दान किया था। However, many landowners choose to provide some part of their land to poor farmers due to the fear of land sealing act। तो कई जो लोग थे उन्होंने कुछ पार्ट अपने लैंड का पुअर फार्मर्स को, गरीब फार्मर्स को दे दिया था। किससे डर से? लैंड सीलिंग एक्ट के डर से। दिस भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन। ये किसने स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था? दैट वाज विनोबा भावे, और इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। ओके इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी तो छोटा मोटा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि हमने जो भी इसमें देखा है वो आपको इजीली पता चला। जब पूरा ग्रामदान मतलब पूरे गांव को जब दान करे उन्होंने, और क्या दान किया? उन्होंने लैंड दान किया। रिकैप में आज हमने क्या क्या देखा? ग्रेन्स देखे, कौन कौन से? कॉफी, सी, शुगर केन, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स देखे, नॉन फूड जैसे कि रबर, फाइबर क्रॉप्स, जूट। एक्टिविटी ऑब्वियसली हमने देखी, थिंग्स मेड फ्रॉम रबर। टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स कैसे हमारे ऊपर काम किया एग्रीकल्चर पे। भूदान, ग्रामदान हमने देखा। अब देखिए बेटा, ये जो सारी चीजें थी इसमें से मैंने आपको बोला बहुत सारी चीजों के ऊपर आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं यहाँ से नहीं मैं, और इस चैप्टर में से तो इतने बन सकते हैं कि आपको डेफिनेटली ये चैप्टर करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में इसको रिलीज कर रही हूँ ताकि आपके ऊपर पूरा एक साथ हेडेक ना आए और आप इजीली इसे सभी चीजों को इजीली समझ पाओ। डेफिनेटली मेरी लाइव क्लास होती है बेटा फ्रॉम 6:30 to 7:30। देखो मैं आपको बताती हूँ, यस 6:30 to 7:30, सुबह नहीं शाम को, PM, AM पे नहीं। ओके वहां पे आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप मुझे वहां पे पूछिए। बस एक चीज जरूर करिएगा बेटा, जस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन लेना है आपको। आपको 10% का जो डिस्काउंट है वो डेफिनेटली मिलेगा। ओके बस मेरा कोड इस्तेमाल करिएगा, दैट इज KAVITA। एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, यस। ओके आपको क्या यूज करना है? आपको मेरा कोड यूज करना है, और सब्सक्रिप्शन में ये चैप्टर या कोई भी चैप्टर जो होगा आपको इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको बार बार बोला है कि टेंशन आप नहीं लोगे, वी विल टेक टेंशन। टेंशन मतलब आपको पढ़ाने वाली, कि कैसे हम कितने इनोवेटिव आइडियाज लाए, कितने इनोवेटिव चीजें लाए, स्किल्स लाए, ताकि आपको हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे पाए। You don't have to worry at all, just trust, keep your trust on us and take the subscription। जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो, बस मेरा कोड जरूर इस्तेमाल करना, दैट इज KAVITA। डेफिनेटली फिर आप वहां पे मुझसे पढ़ सकते हो। देयर विल बी नो वन हु कैन से कि नहीं आप कविता मैम की क्लास अटेंड नहीं कर सकते। एंड यस अभी भी अब मेरी स्पेशल क्लास होती है 6:30 to 7:30। जरूर जरूर बेटा जरूर उसे आप फॉलो करिएगा, और लाइव होती है, अब आप वहां पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। अब ये ज्वाइन करने के लिए आपको मैंने बोला अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे आप मुझे सर्च करिए, वहां पे मुझे फॉलो करिए। जैसे ही अगली क्लास आएगी आपको बेटा तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई कविता मैडम की क्लास 6:30 है। आपको याद रहे या नहीं रहे, हमें जरूर याद रहेगा, और हम आपको डेफिनेटली बता देंगे, और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पदायक होगा। एंड हाँ बेटा मैं वापस बोल रही हूँ, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सभी चैप्टर्स जो है वो आपको और डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, और ज्यादा हर क्वेश्चन लाइन टू लाइन, हर नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी।
कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, सब कुछ आपको मिलेगा, मैंने बताया है। बस आपको अपने हेड से सिर्फ एक ही चीज करना है, दैट इज यू हैव टू टेक दिस सब्सक्रिप्शन। जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, एंड वी विल बी सेइंग लेट्स क्रैक 10 CBSE एंड आवर टारगेट इज 95%। और हाँ, मैं वापस बोल रही हूँ, मेरा कोड दैट इज KAVITA कविता, उसे जरूर 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 यूज करिए फॉर एडिशनल डिस्काउंट। कमेंट तो डेफिनेटली आप करते हो, और आप यहाँ पे बेल आइकन को भी हिट करिएगा, तभी जाके तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कि हाँ भाई मैडम का लेक्चर है, चलो हम जाते हैं। ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप पे भी जरूर ज्वाइन करेगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है, जो भी अपकमिंग वीडियोस है, आपको वहां से पता चल जाएगा। ओके, आई होप यू ऑल आर गुड और सब अच्छे से सब कुछ पढ़ रहे हो, मेरे सभी वीडियोस को बहुत प्यार मिल रहा है, थैंक यू सो मच। अब बस मैं अलग, जैसे आपका एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा, मैं नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं कवर करूंगी, तो वो आपको जरूर जरूर देखने हैं। ओके, बाय एंड हैव अ वेरी गुड डे।